माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। देखो, अवकलन समीकरण क्या होता है? अवकलन समीकरण, इस टाइप के समीकरण को हम क्या बोलते हैं? अवकलन समीकरण बोलते हैं, जिसमें dy/dx मौजूद हो और x और y भी मौजूद हो। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, ये डेफिनेशन को गौर से देखो। कहता है अवकलन समीकरण में सम्मिलित जो स्वतंत्र चर होते हैं, यानी x होते हैं, dy/dx होते हैं, उसमें उच्चतम कोटि जो होता है, उच्चतम कोटि सबसे बड़ी जो कोटि होती है, जितना मतलब अधिकतर सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवकलन समीकरण का कोटि कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ तीन मतलब कोटि क्या है? ये 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है। तो सबसे बड़ा कितना डिफरेंशिएशन है? हाई ना, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 3 बार हुआ है। जिसकी कोटि कितनी आएगी बच्चों? इसकी कोटि जो आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, इसकी कोटि कितनी आएगी? यहाँ भी 3 है। ठीक है, अधिकतर ना 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ 3 बार हुआ है, तो इसका कोटि कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब देखो, तो कोटि तो 3 आ गया। उसके बाद अब ना पूछा जा रहा है कि इसका घात क्या होता है। तो घात क्या होता है उसको देखो। तो घात में आपको क्या याद रखना है कि उच्चतम कोटि जो होती है, कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग में रखना है, उच्चतम कोटि का जो घात होता है, उच्चतम कोटि का घात होता है, उसी के घात को हम बोलते हैं, ठीक है, अवकलन समीकरण का घात। जैसे देखो, यहाँ उच्चतम कोटि क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 3 है। तो यहाँ उच्चतम कोटि 3 है, तो कोटि क्या हो गया? 3 हो गया, और इस पर पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 है, जिसका घात क्या हो गया? 1 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं, और यहाँ डिफरेंशिएशन क्या बार है? 2 बार है डिफरेंशिएशन। 2 टाइम डिफरेंशिएशन क्या है? सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? 2। कोटि क्या हो जाएगा? 2, और इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पावर क्या हो गया? पावर क्या हो गया? घात क्या हो गया? 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये 2 बार है, यहाँ 1 बार है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कोटि क्या हो जाएगा? 1 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन, कोटि हो जाएगा 2, और इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर से पावर क्या हो गया बच्चों? फिर से पावर हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ भी 2 टाइम है, तो इसका 2 हो गया, और पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है ना, आपका कोटि हो गया 2, और जो कोटि हुआ है, आपने जहाँ से कोटि डिसाइड किया है, उसका पावर क्या है? 2 है, तो पावर क्या हो गया? 2, घात क्या हो गया? 2। यहाँ पर जाओ, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो अधिकतर बार कितना बार है? 3 बार है, तो कोटि क्या हो गया? 3 हो गया, और इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पावर कुछ नहीं चढ़ा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगा? 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो कुछ भी, यहाँ सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है, तो कोटि हो गया 3, और इस पर कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है, तो पावर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो कोटि क्या हो गया? 1 हो गया, और इस पर कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है, तो 1 चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गौर से समझने की जरूरत है, बस 1 मिनट गौर से समझने की जरूरत है आपको। ठीक, देखो, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, ये तो पक्का है, तो इसका कोटि जो है वो तो आ गया 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंस, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 बार, अधिकतम बार डिफरेंशिएशन को ही हम कोटि कहते हैं, यहाँ कोटि 2 है। लेकिन ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका ना डिफरेंशिएशन में साइन लगा हुआ है। डिफरेंशिएशन वाले में देखो, y में साइन लगे, कुछ भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, y में लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन वाले में साइन, कॉस, लॉग, टेन ये सब लगना नहीं चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले में साइन लगा, यही बात गलती हो गई। क्यों गलती हुई, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझाते हैं। देखो, साइन जो टूटता है ना, वो इस तरह से टूटता है और इन्फिनाइट टर्म तक जाते रहता है। अब जरा बताओ, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ साइन y डैश लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि y डैश यहाँ लिखोगे, और फिर लिखोगे y डैश पर पावर क्या? q बट्टा में q, फिर लिखोगे y डैश पर पावर 5 बट्टा में 5, और ये चीज़ क्या हुआ? चलते रहेगा। अर्थात बच्चों, यहाँ जो है y1 का पावर 1 है, यहाँ y1 का पावर 3 है, यहाँ y1 का पावर 5 है, और ये कहाँ तक पावर बढ़ते जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए इसका पावर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पावर बढ़ रहा है, ये तो घट ना, रुका हुआ तो नहीं है, ये बढ़ रहा है। तो जब बढ़ेगा इस तरह से, इसका मतलब कुछ नहीं दिमाग में रखना है आपको, साइन, कॉस, देखो टेन, ये सब का इनफाइनाइट सीरीज बनाता है, तो
डिफरेंशिएशन वाले में, डिफरेंशिएशन में साइन, कॉस, टेन त्रिकोणमिति वाला, इन्वर्स त्रिकोणमिति वाला, लॉग वाला, ठीक है, ये सब ये dy बाई डी एक्स में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, लगा हुआ होगा, तो बच्चों घात वहाँ पर लिखना है अपरिभाषित। क्या लिखना है? नोट डिफाइंड। घात वहाँ पे लिखना है नोट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं होगा वहाँ पे, घात परिभाषित नहीं होगा। हाँ, कोटि तो निकल जाएगा, कोटि तो अधिकतम बार देख लोगे, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन कोटि निकल गया 2, लेकिन यहाँ पे चूंकि dy बाई डी एक्स में साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे घात जो हुआ वो परिभाषित नहीं, नोट डिफाइंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5, तो कोटि तो हो गया 5, लेकिन देखो फिर से क्या हो गया, डिफरेंशिएशन वाले में क्या लगा, ई लगा हुआ है, तो ये भी तो इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा। इस हिसाब से इसका पावर जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं घात डिसाइड करने के लिए और कोटि डिसाइड करने के लिए, ठीक है। आपको क्लास में करवाया गया था विशिष्ट हल। विशिष्ट हल किसे कहते हैं? वैसा हल जो जिसमें स्वैच्छ अचर नहीं हो, उससे मुक्त हो, फ्री हो, वैसा हल जिसमें स्वैच्छ अचर हो ही ना, ठीक है, उसे हम विशिष्ट हल कहते हैं। अर्थात स्वैच्छ अचर की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। तो विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचर नहीं होता है। विशिष्ट हल में क्या नहीं होता है? स्वैच्छ अचर को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ देखो गौर से कि विशिष्ट हल जो है, ठीक है, विशिष्ट हल में अचर, ठीक है, अचर की संख्या जितनी होगी कोटि उतनी ही होती है। व्यापक हल में अचर जितना होता है कोटि उतना ही होता है, लेकिन विशिष्ट हल में क्या होता है? ठीक है, विशिष्ट हल में तो आप जानते हो स्वैच्छ अचर से विशिष्ट हल मुक्त होता है। विशिष्ट हल जो होता है स्वैच्छ अचर से मुक्त होता है, इसमें कोटि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विशिष्ट हल देखा, अगर पूछ दिया कि उसमें, ठीक है, कि विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचर पूछ दिया तो 0 बोलोगे, और अगर व्यापक हल में पूछ दिया तब तो देख लोगे कि कोटि कितना है उतना ही उसका क्या होगा? स्वैच्छ अचर होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल ले लो, ये देखो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी था कि 4 कोटि है, 4 कोटि है, अवकलन समीकरण का 4 कोटि है, और व्यापक हल पूछ दिया। तो व्यापक हल में देख लो जितना अचर होता है उतना ही कोटि होता है, ठीक है। तो व्यापक हल में 4 कोटि है और पूछ दिया बताओ कि अचर की संख्या कितना हो गया, स्वैच्छ अचर की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 4 कोटि है तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और 3 कोटि का अवकलन समीकरण है तो उसमें पूछ दिया कि विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचर क्या होगा। तो आप जानते हो विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचर होता है क्या? विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने करवाया था आपको, A क्रॉस A का आंसर क्या होगा? A क्रॉस A हो, सेम हो तो 0 होगा। A क्रॉस A वेक्टर डॉट A वेक्टर का आंसर क्या होगा? A वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे कैप, आई के बाद जे आता है, आई के बाद के आता है, तो इसमें क्या गायब है? आई और के में जे गायब है, तो आंसर के आएगा, ठीक है। के ये अलग अलग है और क्या है बच्चों? अदिश गुणनफल है, तो आंसर क्या आएगा? 0। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में क्या होंगे? लंब होंगे। यदि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर लगा हुआ है तो पर वाला कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। पीक पर के पहले बी वेक्टर है, नीचे आएगा, ऊपर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर पर बी वेक्टर का परिच्छेद, ठीक है। तो जिसमें पर लगा हुआ है उसका क्या होता है? इकाई सदिश। तो पर लगा हुआ ए में तो ए का इकाई सदिश इंटू क्या हो जाएगा? ए का इकाई सदिश इंटू में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो कि यदि ए बराबर A1 आई कैफ प्लस A2 जे कैफ A3 के कैफ और ये हो, ठीक है, तो इसका अदिश गुणनफल क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा बच्चों, A1 होगा B1 से गुना प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, ठीक है। ये हो गया। अब एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको पूछ दिया मात्रक सदिश निकालना हम आपको सिखाए थे कि √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा मात्रक सदिश वाला एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, ठीक है, देख लेना। उसके बाद दिक् कोसाइन का एक क्वेश्चन, दिक् अनुपात में कुछ करना पड़ता नहीं है, ठीक है। दिक् अनुपात में क्या हो गया? ये 3 हो गया, -4 हो गया, माइनस ये 12 हो गया। सिर्फ ना आई जे और के का हम क्या करते हैं? गुणांक लिख देते हैं, तो ये हो जाता है अनुपात में। लेकिन दिक् कोसाइन में तो हमको निकालना पड़ता है। दिक् कोसाइन में क्या करते हैं बच्चों? दिक् कोसाइन में हम क्या निकालते हैं? कैप निकालते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर बट्टा में ए वेक्टर का क्या? मॉड। तो ये दिया हुआ है 3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 12 क्या? के कैप। बट्टा में क्या निकालना है? मॉड मतलब 3 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर
और ये क्या 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ऊपर में हो जाएगा जैसे है एज इट इज रखो। ठीक है, 4j कैफ और 12k कैफ। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये हो गया 144। इस सब को जोड़ोगे ना, ठीक है, तो इस सब को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 100, इस सब को जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। अर्थात बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ये क्या हो गए दिक कोसाइन हो गए, दिक कोसाइन ये हो गए। ठीक है, तो दिक कोसाइन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका दिक कोसाइन क्या होगा। तो दिक कोसाइन हम क्या करते हैं, इस तरह से हम वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए कैप और ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड, इस तरह से हम निकालते हैं। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, आई कैप के इंटू वाला बट्टे नीचे जो है वो -4 बट्टे नीचे जो है और 12 बट्टे ये, तो ये हो जाएगा दिक कोसाइन। ठीक है, तो दिक कोसाइन वाला एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बताओ, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देख लो, बताओ स्थिति सदिश क्या होगा, इसका स्थिति सदिश क्या होगा। स्थिति सदिश क्या होता है बच्चों, एक में क्या करोगे, एक लिखोगे इंटू में आई कैप लिखोगे। ठीक है, फिर 0 लिखोगे इंटू में जे कैप लिखोगे, फिर 2 लिखोगे इंटू में के कैप लिखोगे। यहाँ से क्या हो गया ये आई कैप और ये 0 वाला गायब हो गया, तो ये हो गया प्लस क्या 2k कैप। ठीक है, तो ये आई प्लस 2k कैप, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। बेटा दीजिएगा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा आपको कि ये एल क्या होता है दिक अनुपात, ये दिक कोसाइन है LMN, और ये L² प्लस M² प्लस N² का मान क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ही होता है कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का बीटा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1। तो या तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए या ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ये भी आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना, तो L² प्लस M² प्लस N² का मान क्या होता है 1 होता है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आते हैं। अगर आपको x अक्ष का दिक कोसाइन पूछ दिया, x अक्ष का दिक कोसाइन पूछ दिया, तो x y z में क्या होता है, x पहले आता है, 1 पहले लिख देना है और 2 0 लिख देना है। x वाला में ये होगा, y वाले में क्या करना है 0, y का पोजीशन सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड पोजीशन पे 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है। और z वाले में क्या लिखना है 0 0, और z का पोजीशन कहाँ है तीसरी जगह पे है तो यहाँ पे 1 लिखना है। तो x वाले में पहला पे 1 और दोनों में 0, y वाले में दूसरा पर 1 और दोनों में x y की जगह पे 0, और z वाले में z जगह पे 1 और x और y जगह पे क्या होगा। ठीक है, देखो x y z होता है ना, तो x अक्ष का पूछेगा कोसाइन, तो x अक्ष पे क्या x पहले x होता है तो x की जगह पे 1 लिखना है, दोनों में 0 लिख देना है। y अक्ष का दिक कोसाइन पूछ दिया तो y की जगह पे y होता है दूसरा जगह पे 1 लिखना है और दोनों 0 लिखना है। z अक्ष का दिक कोसाइन पूछेगा तो z वाले अक्ष पे z का पोजीशन तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर 1 लिखना है, दोनों ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये एक देख के जाना, x y और z तीनों में से हो सकता है दोनों में नाम पूछ दे तब तो ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि x अक्ष का दिक कोसाइन, x अक्ष का दिक कोसाइन क्या होगा तो 1 0 0, y अक्ष का दिक कोसाइन क्या होगा 0 1 0, और z अक्ष का 0 0 और लास्ट में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब बताओ ये देख के जाओ कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी का मॉड आपस में इक्वल हो तो ये होता है लंब होता है। ठीक है, ये देख के जाना।
मैंने आपको करवाया था पिछले ना स्लाइड पे। बताओ एक्स अक्ष का अधिक कोसाइन क्या होगा? एक्स अक्ष का अधिक कोसाइन पहले 1 होगा, फिर ना वाई वाला दोनों क्या हो जाएगा, वाई जेड वाला 0 हो जाएगा। वाई अक्ष का बताओ क्या होगा? वाई अक्ष वाला में ये होगा, वाई अक्ष पे वाई अक्ष की जगह पे 1 और दोनों 0। ठीक है, बताओ जेड अक्ष का क्या होगा? जेड अक्ष का अधिक कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ये वाला होगा 0 0 जेड, यानी 0 एक्स वाई जेड, तो जेड पोजीशन पे 1 और दोनों 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये अगर बिंदु है एक्स वाई जेड, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा? एक्स के इंटू में आई लगा दो, वाई के इंटू में जे लगा दो और जेड के इंटू में के लगा दो। एक्स आई कैफ, वाई जेड कैफ और वाई जे कैफ और जेड के कैफ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताओ यदि ए और बी समांतर होगा तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा? ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का मान क्या होगा? 0। ठीक है, और ये फार्मूला तो आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये फार्मूला देख लो, इसका आंसर ये होगा। ठीक, अब आ जाओ इसका आंसर बताओ। आई कैप जे कैप के कैप का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, अब देखो ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? ए, तो इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों इसका आंसर है। तो ए और बी का क्रॉस करना है, सी का डॉट करना है। ठीक है, गुना में ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका बताओ 2 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप, तो कुछ नहीं करना है, गुना करो तो इनको 2 तिया 6, 6 चौका 24। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 24 आ गया। ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। एक्स पर पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन में क्या जानते हो? जोड़ते हो एक्स पर पावर 5/5, एक्स पर पावर 5/5, ये आंसर आ जाएगा। रूट एक्स का याद ही रखोगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद करके जाओ कि 2/3 एक्स पर पावर 3/2। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स पर पावर 3/2 होता है। और 1/रूट एक्स का क्या होता है? 1/रूट एक्स का होता है 2रूट एक्स प्लस सी। ये 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा आपको कि 2√x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड जो है एक बार इसका ये देख के जाओ, ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, देखो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2 प्लस सी। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, उसके बाद मान लो कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आइलेट लगता है x log x माइनस क्या? x प्लस सी। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? ये होता है 1/x। ठीक है, उसके बाद e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। और e⁻x का इंटीग्रेशन भी बच्चों क्या होता है? e⁻x प्लस सी ही होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो a पर पावर x log e a होता है। और इंटीग्रेशन पूछेगा a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो a⁻x, और ये जो इंटू में है उसको यहाँ पे log e a लिखना है, प्लस में क्या लिखना है? c। परीक्षा में बौखाने के लिए देखो यहाँ पे आपको क्या पूछेगा, x पर पावर 2 दे देगा और यहाँ 2 पर पावर x दे देगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे इस तरह से बौखाने के लिए। तो ये तो पावर रूल लगेगा 2 और x पर पावर q/q प्लस c होगा इंटीग्रेशन में, और ये 2 पर पावर x लिखो और नीचे log e 2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या लिखना है? 1 के बट्टा में 2√x। इंटीग्रेशन पूछेगा तो 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस c, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या होगा? 1। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या होगा? x प्लस c। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस x²। ठीक है, और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता है, तो इसको लिखोगे tan इनवर्स x प्लस क्या? c। अगर आपके पास वक्त है तो इस फॉर्मूला का एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? इसको एक बार देख के जाना। ठीक है, इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम दे के आओ अच्छे से। ठीक है, टाइम कम है तो सब कुछ इसी में देखना है और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
एग्ज़ाम अच्छे से जाओ, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आप लोगों का। अरे 100 ऑब्जेक्टिव है, छांट के बस 50 ही बनाना है। उसके बाद तीन जो है आपको क्या सब्जेक्टिव बनाना है। तो सब्जेक्टिव में क्या करोगे, कोशिश करोगे एलपीपी वाला एक 5 नंबर वाला बन जाए, इंटीग्रेशन का एक बन जाए, दूसरा क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन आएगा वो हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 नंबर उठा लेना है। अगर मान लो डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन आ गया तो फिर वहाँ से कर लोगे, और क्वेश्चन बिल्कुल करके आओगे। 3 ही क्वेश्चन दीर्घोत्तर ये बनाना है, और 15 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ये 2 नंबर बनाना है। और एक बात इंपॉर्टेंट, आप लोग क्या करोगे, अपना जो भी है एग्ज़ाम देने जाओगे तो पहले अपना इंट्रोडक्शन जो भी आपको फिलअप करना है, जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से करोगे, क्योंकि उसमें गड़बड़ी हुई तो आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है, पेंडिंग में चला जाएगा। तो उसको आराम से आसानी से आराम से भरना है, ठीक है। उसके बाद ही जाके क्वेश्चन बनाना सॉल्व करोगे, ठीक है।